तो एक न्यू वीडियो में ना आप लोगों का स्वागत है। और आज से ना हम कुछ पैथोलॉजी के न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने सोचा है कि हम पैथोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स है वो मोस्ट प्रोबेबली मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। और आज हमने लिवर लिया है। और लिवर वैसे जनरली इसके जितने भी पैथोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं वो जनरली सबको पता ही होते हैं। और हम यहाँ पे सिर्फ मेन टॉपिक्स जिसपे लाइक क्वेश्चंस बन सकते हैं वही करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे हम पैथोलॉजी में जाए तो कितने सारे डिजीज है जिसका तो काउंट भी नहीं है। तो हम सबसे पहले लिवर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लिवर फंक्शन टेस्ट, इसके अलावा बहुत कुछ कंजेनाइटल डिजीज लिवर के, इसके अलावा हम और भी जैसे एक्यूट लिवर फेलियर और ऐसी ऐसी चीजें, और जॉन्डिस भी, और नियोनेटल जॉन्डिस, ये 4-5 टॉपिक्स इस वीडियो में कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। तो देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट हो पाता है। इसके बाद की जो भी वीडियो होगी लिवर से रिलेटेड, जिसमें हेपेटाइटिस, सिरोसिस और जितना भी और भी चीजें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिवर के कोई भी डिजीज समझने से पहले हमें ना लिवर का फंक्शन समझना पड़ता है कि लिवर क्या क्या काम करता है, क्योंकि अगर हमें ये सारे लिवर के फंक्शंस होते हैं और अगर हमें लिवर के सारे फंक्शंस पता है तो बहुत इजीली हम लिवर की पैथोलॉजी में जो सिम्टम्स आने वाले हैं, जो भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एक लिवर डैमेज के बाद आ सकते हैं, वो बहुत इजीली हमें समझ आ जाती है। तो सबसे पहले हम लिवर के बहुत कंसाइज वे में सारे फंक्शंस देख लेते हैं। उसके बाद इसके सिम्टम्स मैं एक ही बार बता दूंगी आपको, और फिर हम लिवर फंक्शन टेस्ट पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है कि बहुत सारे प्रोटीन्स और फैक्टर्स बनाता है। तो पहले हमें वो देख लेते हैं। जैसे सबको पता होगा एल्बुमिन प्रोटीन जो है वो लिवर ही बनाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए तो एडिमा हो सकता है। तो आप देखोगे कि बहुत सारे हेपेटाइटिस और बहुत सारे लिवर डिजीज में एडिमा या जो पैरो का एडिमा होता है बहुत कॉमन होता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड देखोगे क्लॉटिंग प्रोटीन्स। तो बहुत सारे क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी बनते हैं लिवर से, जैसे 2, 5, 6, 7, ठीक है, 9, 10 और प्रोटीन सी एंड एस, और ये जितने भी है ये विटामिन के डिपेंडेंट भी होते हैं। इसके अलावा एक और क्लॉटिंग प्रोटीन है जो लिवर बनाता है पर विटामिन के डिपेंडेंट नहीं होता, वो है फिब्रिनोजेन 1। ठीक है, इसके अलावा कुछ एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी बनाता है, जैसे कि यहाँ हमारे दिया हुआ है प्लाज्मिनोजेन। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें, जैसे प्लाज्मिन जो है ब्रेक करता है फिब्रिन को, इसलिए इसको एंटी क्लॉटिंग प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इम्यून प्रोटीन्स भी बनाता है, जैसे सी रिएक्टिव पेप्टाइड्स। ठीक है, ऑप्सोनिन्स और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। ठीक है, इसके बाद कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे थ्रोम्बोपोइन। ठीक है, ये प्लेटलेट फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। इसके अलावा यहाँ पे है IGF-1, दैट इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जो कि एनाबॉलिक होता है और ये मसल्स, बोन्स, कार्टिलेज इनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा एंजियोटेंसिनोजेन, जो आपको पता होगा पूरा रास सिस्टम और पूरा BP कंट्रोल करने के लिए पूरा सिस्टम जो होता है वो प्रोटीन भी लिवर ही फॉर्म करता है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रांसफर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, जैसे सेलुलोप्लाज्मिन जो कॉपर को करता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफेरिन जो आयरन को करता है, हेप्टोग्लोबिन जो फ्री हीमोग्लोबिन होता है उसको बाइंड करके रखता है, और इसके अलावा एक है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन जो विटामिन ए को बाइंड करता है। इसके अलावा ट्रांसकॉटिन जो कॉर्टिसोल को बाइंड करके रखता है। इसके अलावा थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो T3 और T4 हार्मोन्स को बाइंड करके रखता है। अब आ जाते हैं कि जो लिवर है उसका मेटाबॉलिज्म में क्या काम है। तो जो लिवर है वो मेटाबॉलिज्म में दो, फास्टिंग स्टेज में भी और फेड स्टेज दोनों में अलग अलग काम होता है। जैसे अगर कोई इंसान जो फास्टिंग स्टेज में जो बहुत ज्यादा स्टार्वेशन कर रहा है तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, तो हर चीज ऐसी करेगा लिवर जिससे ग्लूकोज बढ़े, जैसे कि मेटाबोलाइज करेगा अमाइनो एसिड्स को। ठीक है, इसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवाएगा, ग्लाइकोजेन का ब्रेकडाउन। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे हार्मोन जैसे ग्लूकागॉन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, थायराइड हार्मोन, ये सारे जो है हमारे फास्टिंग स्टेज में सिक्रीट होते हैं हमारी बॉडी में। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म में मतलब फेड स्टेज, जब हमारी बॉडी पूरी अच्छे से खाई पी है, बॉडी में बहुत ग्लूकोज है, उस टाइम क्या करेगा तो ग्लाइकोजेनेसिस होगा, मतलब ठीक है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ HDL होगा और प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा इसके अंदर, कि जो ग्लूकोज है उसको स्टोर किया जा सके बॉडी के अंदर। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं स्टोरेज कि क्या क्या स्टोरेज करता है हमारी लिवर। तो स्टोरेज में विटामिन ए का स्टोरेज करता है, स्टिलेट सेल्स होते हैं हमारे लिवर के अंदर। ठीक है, वो विटामिन ए का स्टोरेज करवाते हैं। इसके अलावा ट्रांसकोबैलामीन होता है, ठीक है, विटामिन B12 उसका भी स्टोरेज होता है। आयरन का स्टोरेज होता है फेराटिन के फॉर्म में। ठीक है, इसके अलावा LDL का कन्वर्जन होता है HDL में। ठीक है, इसके अलावा कॉपर का स्टोरेज होता है विद द हेल्प ऑफ सेलुलोप्लाज्मिन, ठीक है, प्रोटीन।
एक बहुत मेजर रोल होता है लिवर का, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन करना ड्रग्स का। तो इसको जीनोबायोटिक मैकेनिज्म भी कहते हैं। इसमें मेजरली जैसे जो सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफाई में हेल्प करता है और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज होता है लिवर को, वो है अल्कोहल। ये सबको पता ही होगा, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म हमारे लिवर में ही होता है मेजरली। तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, वो जनरली हम पूरा बहुत अच्छे से डिटेल में जब हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज पढ़ेंगे, फैटी लिवर पढ़ेंगे, तो उसमें समझ आएगा। लेकिन जस्ट मैं हिंट दे देती हूँ। तो अल्कोहल मेटाबॉलिज्म होता है, जो अल्कोहल जो है वो एसिटिल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, जो कि आगे जाके एसिटाइल CoA को एंजाइम फॉर्म कर लेता है, जो आके हमारे क्रेब साइकिल में जाता है और अपना प्रॉपर क्या कहते हैं, मतलब अगर थोड़े कम क्वांटिटी में हो तो हमें अच्छे से ग्लूकोज और प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है तो हमारे क्रेब साइकिल को ये क्या कहते हैं डिप्रेस कर सकता है। इसके अलावा ये जो एसिटिल्डिहाइड होता है बहुत ज़्यादा बन जाता है बॉडी में, तो ये एडेक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब एडेक्ट होता क्या है, तो ये जो एसिटिल्डिहाइड होता है वो कोई भी मैक्रो न्यूट्रिएंट के साथ अटैच हो जाता है, जैसे कि प्रोटीन, और वो एडेक्ट फॉर्मेशन कर लेता है। इसके फॉर्मेशन के साथ ही जो भी मैक्रो प्रोटीन इसके साथ अटैच होगा वो अपना फंक्शन लॉस कर देता है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ काम करता है। इसके अलावा ये बहुत सारे ना, ये जो चीज़ होता है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ROS प्रोड्यूस हो जाता है। ROS क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, और आपको पता ही है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इज वेरी डेडली फॉर एनी सेल। तो सेल की इंजरी शुरू हो जाती है और इसकी वजह से डैमेज होने लग जाता है हमारे हिपैटोसाइट्स। और जो हमारा ये पूरा स्टोरेज है, ये इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो लाइपोजेनेसिस है, बॉडी इन द सेंस मतलब लिवर में लाइपोजेनेसिस भी इनिशिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो लिवर है वो फैटी लिवर, उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं। तो ये हम बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, पर आप ये चीज़ समझ लो कि डिटॉक्सिफिकेशन और ड्रग्स में भी हमारा जो लिवर है उसका बहुत अच्छा रोल होता है, ठीक है। इसके बाद पता है बाइल प्रोडक्शन। तो बाइल में क्या क्या प्रेजेंट होता है हम एक बार देख लेते हैं। तो बाइल के अंदर बाइल एसिड्स और वाटर होता है, 95% वाटर ही होता है। फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स, बाइल पिगमेंट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड, थोड़े इम्यूनोग्लोबिन्स, आयंस, ठीक है। इसके आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स और जीनोबायोटिक्स, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं बाइल में। अब बाइल बनता कैसे है, तो ये फैटी एसिड के मेटाबॉलिज्म से बनता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम हीमोलाइसिस पे, क्योंकि हीमोलाइसिस में भी एक मेजर रोल होता है। हीमोलाइसिस के बाद जो हमारा बिलिरुबिन जो फॉर्म होता है उसको, उसके अंदर बहुत मेजर रोल होता है लिवर का। तो हीमोलाइसिस होता क्या है, आरबीसीज, जो आरबीसीज रप्चर होने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुके हैं, उन आरबीसीज का ब्रेकडाउन होना इज हीमोलाइसिस, ठीक है। तो आरबीसीज में से हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा, जिसमें से हीम वाला पार्ट और ग्लोबिन वाला पार्ट होगा। अब ग्लोबिन वाला तो इज अ प्रोटीन, तो वो तो आगे जाकर अमाइनो एसिड्स बनाएगा और अपना स्टोर हो जाएगा, और जब हमें वापस आरबीसी बनाने होंगे तो हम इसको री यूज कर सकते हैं। पर जो हीम है वो आगे बिलीवर्डिन में टूट जाता है, बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में टूटता है, ठीक है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसको कहते हैं हीम ऑक्सीजनेस, और यहाँ पे जो यूज होता है उसको कहते हैं बिलीवर्डिन रिडक्टेज, ठीक है। अब जो बिलीरुबिन होता है वो ऐसे बॉडी में, ये जो बिलीरुबिन है ये जो है ऐसे ही ब्लड में ऐसे ही नहीं घूमेगा, वो एल्बुमिन से बाइंड हो जाएगा। और अब जो इस बिलीरुबिन का नाम होगा उसका नाम होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है। ये याद रखना क्योंकि बहुत ज्यादा काम होगा। अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ये सब कुछ हम बार बार यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फॉर्म कर लेगा। अब जो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है वो लिवर टेकअप कर लेता है, लिवर ले लेता है, और लिवर उसके अंदर UDGP ऐड कर देता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम UDGPT, दैट इज इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये एक एंजाइम होता है जिसकी हेल्प से ये जो पार्ट होता है वो उसमें अटैच हो जाता है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अब कॉन्जुगेट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो बिलीरुबिन होगा वो लिपिड में अच्छे से सॉल्युबल होगा। पहले वो सॉल्युबल नहीं था, वो सिर्फ वाटर में सॉल्युबल था, ठीक है। तो अभी अच्छे से जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन फॉर्म हुआ है इसी को हम बाइल पिगमेंट कहते हैं, और ये जो है बाइल का एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तुमको पता है। तो ये रिलीज हो जाता है हमारे ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में, और वहां पे ये इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां पे आपको पता है इंटेस्टाइन में इलियम और जितने भी है हमारे इंटेस्टाइन के पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो यूरोबिलिनोजन होता है, जो ये बाइल्स होते हैं वो यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो यूरोबिलिनोजन है वो थोड़ा सा तो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, लिवर वापस उसको अपने अंदर ले लेता है, और वो थोड़ा सा एक्सक्रीट हो जाता है किडनी के थ्रू और इन द फॉर्म ऑफ यूरोबिलिन, ठीक है। तो ये इसी की वजह से हमारे
यूरिन में येलो सा थोड़ा टेंस होता है, वो इसी की वजह से होता है। एट द सेम टाइम जो स्टर्कोबिलिनोजन होता है वो हमारे फीसेस को ब्राउन कलर देता है और वो एक्सक्रीट हो जाता है हमारे फीसेस में, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा पाथवे कैसे हमारी बॉडी में बिलिरुबिन और ये इन सब का मेटाबॉलिज्म हो रहा है बॉडी में, ठीक है। इसी के साथ साथ एक लास्ट जो हमारा, वैसे तो बहुत सारे और भी फंक्शंस हैं इनके अलावा, लेकिन एक जो मेजर फंक्शन है जिसकी वजह से जाना जाता है लिवर, दैट इज यूरिया साइकिल, ठीक है। तो यूरिया साइकिल आपको सबको पता है, इसके अंदर क्या होता है, यूरिया का बार बार वो उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, ये सब होता है। तो अमाइनो एसिड टूट के ना अमोनिया बनता है और ये जो है ना बार बार ऐसे इंटर कन्वर्जन्स होते रहते हैं, ठीक है। अब ये जो यूरिया होता है वो हमारी बॉडी में अगर हाई क्वांटिटी में हो, जैसे अमोनिया है, तो अगर वो हमारी बॉडी में हाई क्वांटिटी में होते हैं तो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। दैट्स वाई हमको यूरिन में एक्सक्रीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो मेजर एक्शन होता है ना वो हमारे ब्रेन पे ही होता है। लाइक अगर किसी की बॉडी में अमोनिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके ब्रेन में एंसेफेलोपैथीज हो जाती हैं। तो इसलिए यूरिया साइकिल भी इनिशिएट हमारा लिवर ही करता है। और अगर यूरिया साइकिल में अगर कोई लिवर में कोई दिक्कत है तो यूरिया साइकिल भी खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ब्रेन वाले सिम्टम्स भी हमारी बॉडी में आने लगेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे इतने सारे फंक्शंस जो लिवर के हैं। अब हम चलते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट पे कि अगर बाई चांस किसी भी इंसान को कोई दिक्कत है, लाइक कोई इंसान है जो जॉन्डिस के साथ आया है या हम ऐसा सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको लिवर से रिलेटेड कोई डिजीज है, तो हम सबसे पहले जो उसको टेस्ट करवाते हैं दैट इज सीबीसी तो करवाते ही हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। इसके साथ हम उसको करते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। तो अब देख लेते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट में हम क्या क्या लिवर की फंक्शंस, मतलब क्या क्या चीज़ों का टेस्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। ठीक है, तो लिवर फंक्शन टेस्ट पे ना हम इसको याद करने के लिए ना, मैंने ये कहीं से देखा था, तो इससे निमोनिक से बहुत इजीली याद हो जाता है हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट। तो इसके अंदर ना आपको एबीसीडी तो सबको ही आती है, तो हम ABCDE, ठीक है, FGH और I, इनसे सारे हम करेंगे और यही हमें लिवर फंक्शन टेस्ट में चेक करना होता है। सबसे पहले जैसा मैंने आप सबको ही बताया कि हमारा जो बॉडी है वो एल्बुमिन, हमारा जो लिवर है वो एल्बुमिन सिक्रीट करता है। तो हम पहले इसके फैक्शंस देखेंगे, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो देखेंगे, ठीक है, ये जनरली रिवर्स हो जाता है। अमोनिया के लेवल्स देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा है हमारी बॉडी में अमोनिया के लेवल्स तो ऑब्वियसली हमारे लिवर में कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही है। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये भी मैंने बताया था, ये भी हमारा लिवर सिक्रीट करता है, तो हम ये चीज़ भी चेक करेंगे, ठीक है। और हम ये लेवल्स भी देखेंगे भी कि किसका कितना हो जाता है लिवर फंक्शन टेस्ट में, ठीक है। इसके अलावा सीरम बिलिरुबिन को चेक करेंगे और इसमें भी तीनों चेक करेंगे, टोटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट बिलिरुबिन का मतलब क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का मतलब क्या, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। देन हम बाइल पिगमेंट्स को चेक करेंगे, बाइल सॉल्ट्स को चेक करेंगे, सीरम में कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था एलडीएल का अपटेक करवाता है लिवर, ठीक है। इसके अलावा कोगुलेशन प्रोफाइल चेक करेंगे, इसमें क्या चेक करता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और थ्रोम्बिन टाइम, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है बॉडी में लिवर ही फॉर्म कर रहा है, तो दैट्स वाई हम ये सब चेक करते हैं। सीरोप्लाज्मिन लेवल चेक करते हैं, ये जनरली विल्सन्स डिजीज में बहुत ज्यादा चेक किया जाता है, बहुत ही अच्छा मार्कर होता है उसके अंदर। देन हम डाइज भी कुछ देते हैं, जैसे ब्रोमोसल्फेथलीन, और इससे ना हम चेक करते हैं कि कुछ फंक्शन, मतलब लिवर के किसी पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, क्योंकि अगर ये डाई प्रॉपर्ली सिक्रीट हो गया तो एक्सक्रीट हो गया, दैट्स मीन कि लिवर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसका एक्सक्रीटिव फंक्शन अच्छा है। लेकिन अगर ये बाहर एक्सक्रीट नहीं हो रहा, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन है लिवर में, जिसकी वजह से लिवर के अंदर ही रह गया, ठीक है। तो ये चेक करेंगे। फिर कुछ बहुत सारे एंजाइम मार्कर्स होते हैं कि जब लिवर के जो सेल्स डाई करते हैं ना, तो वो एज ए इंडिकेशन बहुत सारे ना एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे हिपैटिक फंक्शन अगर खराब है तो उसमें SGOT, SGPT और LDH सिक्रीट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे बिलियरी जो भी डक्ट है, अगर उनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें जनरली ALP और गामा ग्लूटामाइन ट्रांसमिनेज ये और 5-NT, इन सबको हम चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम फेरेटिन लेवल्स चेक करेंगे, ठीक है। फेरेटिन लेवल्स आयरन को शो करेगा, अगर ये ज़्यादा कम है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। फेटो प्रोटीन्स देखेंगे, फिर ग्लोबुलिन प्रोटीन्स देखेंगे, जी से हम गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट भी एक करते हैं, ये भी लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर आता है। देन हम एक हिप्यूरिक एसिड एक्सक्रीशन टेस्ट करते हैं, ये इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन हमें नाम पता होने चाहिए क्या क्या करते हैं। इसके अलावा हैप्टोग्लोबिन के हम चेक करेंगे कितनी है उसकी नंबर, ठीक है। इसके अलावा हम हेपेटाइटिस का अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके अगेंस्ट एंटीजेंस ये सब बने होंगे, तो हम वो एंटीजेंस चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इम्यूनोलॉजिकल भी चेक करते हैं, वही हमने जितने भी वायरल अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसके
एंटीबॉडीज तो नहीं प्रेजेंट है, तो ये सब चेक करने के लिए भी हम इम्यूनोलॉजिकल भी एसेस कुछ करते हैं। ठीक है, अब सबको हम वन बाय वन कर लेते हैं कि किसमें क्या करते हैं। तो एल्बुमिन सबको पता है सिंथेसाइज होता है लिवर से, और ये इंडिकेट करता है क्रॉनिक लिवर डैमेज। ठीक है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में जब इनिशियल एक्यूट लिवर डैमेज होता है तब जो एल्बुमिन का लेवल होता है वो इतना पार्शियली ड्रॉप नहीं होता, लेकिन जैसे ही क्रॉनिक लिवर डैमेज होता है, क्रॉनिक मतलब बहुत सालों से कोई दिक्कत चली आ रही थी और अब बहुत ज्यादा ही एरिया लिवर का डैमेज हो चुका है। ठीक है, तो दैट इज क्रॉनिक लिवर डैमेज, जिसको कॉमन नेम में सिरोसिस भी कह देते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो गया है तो इसका एल्बुमिन का लेवल बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो नॉर्मल लेवल्स कितना होता है एल्बुमिन का 3.5 to 5 ग्राम पर डीएल, और ठीक है, और हाइपो एल्बुमिनुरिया हेपेटोसेलुलर डिजीज लाइक क्रॉनिक लिवर डैमेज में देखा जाता है कि कम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो। ठीक है, दोनों प्रोटीन्स हैं। नॉर्मली कितना होता है 1.5 से 2:1 इतना होता है, पर ये रिवर्स हो जाता है अगर सिरोसिस है या वही क्रॉनिक लिवर डैमेज है तो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अमोनिया का लेवल्स। तो ऑब्वियसली अमोनिया का लेवल एलिवेटेड होगा। ठीक है, या क्योंकि यूरिया साइकिल ढंग से चल नहीं रही है तो इसकी वजह से, और इसकी वजह से मैंने जैसा बताया ब्रेन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, तो इसलिए हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी और सिरोसिस में ये चीज जनरली इंक्रीज देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अगर ये चीज की कमी है, जो कि होगी ही, तो हमारा जो लंग्स है वो उसमें फंक्शन कम हो जाता है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बॉडी में डिक्रीज हो जाता है तो लंग का फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एम्फाइसीमा जैसी प्रॉब्लम दिखने को मिलती है, और बट इन क्रॉनिक कंडीशन अफेक्ट लिवर कॉजिंग सिरोसिस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बिलिरुबिन लेवल्स। तो बिलिरुबिन जो है वो एक इंडिकेटिव है जॉन्डिस का। कभी भी किसी को जॉन्डिस होता है तो हम सबसे पहले, अगर उसकी येलोइंग दिख रही है स्किन की, ये सब दिख रहा है, तो हम सबसे पहले उसका LFTs करवाते हैं और उसके अंदर हम ये सब चेक करते हैं। सबसे पहले तो टोटल, ये सारा नॉर्मल है। ठीक है, तो नॉर्मली कितना होता है टोटल 1.2 mg/dl होता है। ठीक है, उसमें से डायरेक्ट कितना होता है 0.2 से 0.54, इनडायरेक्ट कितना होता है 0.2 से 0.6। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ जॉन्डिस है जो हम आगे और डिटेल में करेंगे, तो अब यहीं पे हम इसको छोड़ देते हैं, पर आप जस्ट नाम समझ लो। जॉन्डिस 3 टाइप के होते हैं, प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक। ठीक है, हिपैटिक मतलब क्या होता है हमारा लिवर, तो लिवर से अगर ऊपर कोई भी दिक्कत है तो वो होगा प्री हिपैटिक। अगर लिवर में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो गया है तो दैट इज हिपैटिक, और उसके बाद कोई अगर इसके एक्सक्रीशन में, बिलिरुबिन के एक्सक्रीशन में, या इसके बाद लिवर के बाद कोई दिक्कत है तो उसको कहते हैं पोस्ट हिपैटिक। ठीक है, अब इसमें क्या होता है वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देखते हैं। नॉर्मल कितना होता है लेस देन 200 mg/dl, और ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो अगर डिक्रीज हो रहा है बहुत ज्यादा तो इसका ये इंडिकेटिव है क्रॉनिक लिवर डिजीज का, और अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो दैट इज एन इंडिकेटिव ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लिवर डिजीज। ठीक है, अभी कैसे हो रहा है ना, जब हम ये डिजीजेस पढ़ेंगे तब हमें और अच्छे से समझ आएगा। जस्ट अभी लिवर फंक्शन टेस्ट समझने के लिए आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। इसी के साथ हम आ जाते हैं कोगुलेशन प्रोफाइल पे। तो ऑब्वियसली बहुत सारे कोगुलेशन प्रोटीन्स लिवर ही फॉर्म करता है, तो दैट्स वाई हमारा जो इंक्रीज हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, और इसकी वजह से ये इंडिकेट कर रहा है एक्यूट लिवर इंजरी को। ठीक है, जैसा मैंने बताया था सेरेब्रोप्लाज्मिन। ठीक है, ये चीज डिक्रीज हो जाती है इन विल्सन डिजीज एंड ऑल्सो नोन एज सेरेब्रो हिपैटोलेंटिकुलर डिजनरेशन। ठीक है, अब ये विल्सन डिजीज को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कॉपर एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में और बहुत सारे वेरियस ऑर्गन्स में, और क्यों हो जाता है क्योंकि सेरेब्रोप्लाज्मिन की ही लेवल्स कम है। ठीक है, और ये जनरली क्यों होता है कि लिवर का कोई डिजीज है, वो सेरेब्रोप्लाज्मिन बना ही नहीं रहा, तो बॉडी में कॉपर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से विल्सन डिजीज फॉर्म हो जाती है बॉडी में। ठीक है, इसके अलावा कुछ डाइज यूज किए जाते हैं जैसे ब्रोमोसल्फेनिन, इसका एक्सक्रीशन देखा जाता है। ठीक है, तो इसको पहले इंजेक्ट कर देते हैं इंट्रावीनसली, और इन नॉर्मल केसेस में क्या होता है 45 मिनट्स में मोर देन 5% जो है अगर रिटेन हो रहा है और रेस्ट जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल केस में क्या होता है कि अंदर 45 मिनट्स ही क्या देखा जाता है कि कितना एक्सक्रीट हो गया, तो ऐसा देखा जाता है कि 95% एक्सक्रीट हो गया और थोड़ा सा 5% जितना बच गया है बॉडी के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज नहीं हो रही है, अगर रिटेंशन बहुत ज्यादा है बॉडी के अंदर, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई लिवर के एक्सक्रीशन में दिक्कत है, लिवर के एक्सक्रीटरी प्रॉब्लम है कोई ना कोई। इसके बाद आ जाते हैं एंजाइम मार्कर्स पे। तो एंजाइम मार्कर्स क्या है, जैसे मैंने बताया था, तो कभी भी कोई भी अगर टिश्यू का नेक्रोसिस हो रहा होता है ना, जैसे लिवर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, हार्ट और किडनी। ठीक है, तो जनरली इनके टिश्यू, अगर इनके टिश्यूज का नेक्रोसिस हो रहा होता है ना, तो ये इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एंजाइम्स रिलीज करता है। तो वो कौन कौन से एंजाइम्स है, दैट इज एस्पार्टेट ट्रांसमिनेज, जिसको शॉर्ट में AST कहते हैं,
SGOT, जिसको सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिडिक ट्रांसमिनेज कहते हैं। इसका फुल फॉर्म याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, AST SGOT से ही हम बोलते हैं। ये इंडिकेट करता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी में या तो कोई लिवर डिजीज हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, या MI भी इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है ना वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, इतने स्पेसिफिक मार्कर्स नहीं है। ठीक है, जैसे MI के लिए और भी स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं, जैसे ट्रोपोनिन होते हैं, ठीक है, केराटिन काइनेज होता है, तो वो सब चेक किया जाता है, क्योंकि ये जो है ये किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं है। इसी के साथ साथ अगर नेक्रोसिस सिर्फ और सिर्फ लिवर का हो रहा है तो उस टाइम ना और भी एंजाइम्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्मिक, ये वाले माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स है, AST और SGOT। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, दैट इज ALT एंड SGPT। ठीक है, एलेनिन ट्रांसफरेज एंड सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसफरेज। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली इंक्रीज हो गया है तो एक्सटेंसिव इंक्रीज होता है इन एक्यूट नेक्रोसिस ऑफ लिवर। ठीक है, और इन सीवियर हेपेटाइटिस और एक्यूट कोलेस्टेसिस। ठीक है, इनमें इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा अल्कोहलिक लिवर डिजीज और सिरोसिस ऑफ लिवर में ये जो एलिवेशन होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट ही होता है। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं ALP पे। ALP है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो इसका भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसका कितना होता है, तो ये जितने भी एंजाइम्स है ना, ये जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, ये जो एंजाइम है वो लिवर, इंटेस्टाइन और प्लासेंटा और बोन, ये चारों ही सिक्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है लिवर डिजीज सच एज सिरोसिस, हेपेटाइटिस। ठीक है, और ये और भी जैसे ये 10 to 12 टाइम्स अगर इंक्रीज है तो इसके लिए सिरोसिस और हेपेटाइटिस हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर ये 25 से 30 गुना ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल, तो उसमें हिपैटोसेलुलर कैंसर डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है जिसको हम कहते हैं GGT, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, जो कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज में देखा जाता है, और ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट मार्कर होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज का। इसके बाद लास्ट के कुछ बच गए हैं, जैसे फेरेटिन एंड अल्फा फीटोप्रोटीन। तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि ये हमारे आयरन के रिलेटेड चीजों को बता रहा है। तो अगर फेरेटिन लेवल बहुत ज्यादा कम है तो ये अनीमिया में होता है, और इसमें क्योंकि अनीमिया में कि मतलब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है और मतलब ब्लड कम है, एक तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आयरन का भी स्टोरेज कम है, दैट्स वाई फेरेटिन लेवल्स कम है। इसके अलावा अगर ये इंक्रीज है तो किस केसेस में होता है, तो हीमोक्रोमेटोसिस में होता है, जिसमें बॉडी पे आयरन ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज बोलिए अल्फा फीटोप्रोटीन, तो ये भी इंक्रीज होता है इन लिवर सिरोसिस और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबुलिन, ये भी ये जो होगा ये इंक्रीज होता है क्रॉनिक लिवर डिजीज में। क्यों, अगर ये चीज आपको समझनी है तो आपको ये भी चीज समझ आई होगी कि जब हम पीछे पढ़ रहे थे कि AG रेशियो जो है वो रिवर्स हो गया, तो इसका मतलब क्या है, जो G है वो ज्यादा हो गया। तो ये यहीं पे ये चीज ही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्लोबुलिन है वो नॉर्मल तो इतना होता है 2 से 3, लेकिन क्रॉनिक लिवर डिजीज में ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस मैंने कुछ बताया, एंटीजेंस और ये सब चेक करते हैं। और हेप्टोग्लोबिन में हम हेप्टोग्लोबिन भी डिक्रीज हो जाएगा लिवर डिजीज में, कि ऑब्वियसली लिवर काम नहीं कर रहा, लिवर अपने प्रोटीन्स नहीं बना पाएगा। और इम्यूनोग्लोबिन्स भी बढ़ जाते हैं हेपेटाइटिस में। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी को इम्यून एक्शन प्रोवाइड करना है, तो दैट इज वाई। इसी के साथ हम लोगों का लिवर फंक्शन टेस्ट और लिवर का जनरल जो फिजियोलॉजी होता है वो हम समझ चुके हैं। अब आगे की जितनी भी चीजें हैं उनको समझना इजी होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जॉन्डिस से, और जॉन्डिस में सबसे पहली जो चीज हमें समझनी होती है वो ये है कि ये क्यों होता है, और इसके लिए हमें बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म समझना होगा, जो हम पीछे पहले ही अच्छे से समझ के आ चुके हैं कि कैसे जो आरबीसीज हैं वो टूटते हैं, बिलिरुबिन निकालते हैं, उनका अपटेक होता है लिवर में, और फिर वो सारा एक्सक्रीशन और सब कुछ हमारा होता है, स्टर्कोबिलिनोजन फॉर्म होता है, यूरोबिलिनोजन फॉर्म होता है, सब कुछ। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं जॉन्डिस। तो सबसे पहले जॉन्डिस पढ़ने से पहले ये होता क्या है, तो इसका है ही मतलब इसका अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज एन येलो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन और स्क्लेरा बाय इन हाइपर बिलिरुबिनिया। ठीक है, तो अगर बिलिरुबिन बहुत ज्यादा बॉडी में हो जाता है तो उसको हाइपर बिलिरुबिनिमिया स्टेज कहते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल बिलिरुबिन कितना होता है, तो 0.2 से 1.2 mg पर DL होता है, जिसमें से 80% अनकॉन्जुगेटेड वाला होता है, दैट इज इनडायरेक्ट। इसके अलावा जॉन्डिस हम क्लिनिकली कब एविडेंट होता है, जब जो सीरम ब्लड बिलिरुबिन लेवल्स होते हैं वो मोर देन 2 mg पर DL हो जाए। ठीक है, इसके अलावा अब यहाँ पे मैंने ना पूरा आपको मेटाबॉलिज्म समझाया है बिलिरुबिन का, क्योंकि बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म हमें समझना होगा कि कैसे बॉडी में बिलिरुबिन इतना ज्यादा फॉर्म हो रहा है। तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि बिलिरुबिन
टूट के मतलब जाता कहाँ है, उसका पूरा हमें पाथवे समझना होगा। तो वो चीज हमने पहले ही देख लिया, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मेच्योर आरबीसीज है वो टूट जाते हैं हीमोग्लोबिन में। ग्लोबिन तो अपना अलग हो गया। हीम जो है हीम ऑक्सीजनेज से बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बाद में बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक अनकॉन्जुगेटेड है, पर फिर उस पर मतलब एल्बुमिन आके अटैच हो जाता है और वो अनकॉन्जुगेटेड पार्ट है। ठीक है, अब यहीं पे एक और टर्म समझ लो, कर्निकेक्टरस, ये वाला जो टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? तो क्या होता है कि बॉडी में बहुत ज्यादा ना ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फॉर्म होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है? क्योंकि ना ऐसे बहुत सारे ड्रग्स दिए जाते हैं, या मदर ने ले लिए, या ये जनरली इन्फेंट्स में होता है, या कोई कंजेनाइटल हेपेटिक डिजीज है तो उसमें होता है। तो अगर कोई ड्रग ले रखा है इन्फेंट ने, या कोई भी केस से ऐसे ड्रग्स ले लिए हैं जो एल्बुमिन को एल्बुमिन से ना compete कर रहे हैं, तो वैसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं जो एल्बुमिन से compete करते हैं। जैसे जो मुझे याद आ रहा है, एक सल्फेनामाइड करके समथिंग एक ड्रग होता है। तो अगर ऐसे ड्रग्स ले लिए हैं तो अब एल्बुमिन का तो फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो अब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब तक एल्बुमिन से कनेक्ट नहीं होता ना, जब तक वो यहाँ अपटेक में नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसलिए अब ये जो है फ्रीली घूमने लगेगा और ये जो है ब्रेन में डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए जो ब्रेन होते हैं न्यूनेट्स के, वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क में होता है कि उनको एंसेफेलोपैथीज हो जाए, और उसको कहते हैं कार्निकटेरस। ठीक है, तो ये कार्निकटेरस जो होता है वो जनरली न्यूनेट्स में देखा जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ एल्बुमिन, या आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ठीक है, इसी के साथ अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का अपटेक हो जाता है, जिसमें से एल्बुमिन टूट के बाहर ही रह जाता है, अनकॉन्जुगेटेड अंदर आता है, और उसके अंदर वो एंजाइम के थ्रू वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फॉर्म हो जाता है। अब वो इंटेस्टाइन में जाता है, जहां उसका ट्रांसफर हो जाता है स्टर्कोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन में। यूरोबिलिनोजन थोड़ा सा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, थोड़ा सा एक्सक्रीट हो जाता है हमारे यूरिन में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे स्टर्कोबिलिनोजन है वो हमारे एक्सक्रीट हो जाता है फीसेस में, एक नॉर्मल येलो कलर देता है स्टूल को। ठीक है, अब देखते हैं जॉन्डिस। तो जॉन्डिस को ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। या तो हम जॉन्डिस को डिवाइड करें कि उसका कॉज क्या है, तो उसके बेसिस पे हम डिवाइड करेंगे, तो वो होंगे प्री हिपैटिक, हिपैटिक या पोस्ट हिपैटिक। ठीक है, प्री हिपैटिक का मतलब कि हिमोलिटिक कॉज है कोई, कि ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा ही आरबीसी टूट रहे हैं, तो अब बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा ही लोड हो चुका है इस पे, दैट इज द रीजन कि इतना ज्यादा बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन ये सब फॉर्म हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा फॉर्म हो रहा है तो इसलिए इतना ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं, इतना ज्यादा एक्सक्रीट हो रहे हैं, तो ये सब। ठीक है, तो ये हुआ प्री हिपैटिक कॉज। हेपैटिक क्या होता है कि लिवर में कोई डैमेज है, ऐसा हो गया कि ये अपटेक वपटेक सब कुछ हो ही नहीं रहा है, कि ये बिलिरुबिन अंदर ले ही नहीं पा रहा है लिवर, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे कंजेनाइटल डिजीज पढ़ेंगे। या ऐसा हो सकता है कि एंजाइम ही काम नहीं कर रहा, तो एंजाइम ही काम नहीं कर रहा तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फॉर्म ही नहीं हो रहा, अनकॉन्जुगेटेड के फॉर्म में बहुत ज्यादा रह जा रहा है, या जो भी कोई भी रीजन है, लिवर में कोई दिक्कत की वजह से अगर जॉन्डिस, बिलिरुबिन बढ़ रहा है बॉडी के अंदर। थर्ड कॉज हुआ पोस्ट हेपैटिक। इसका मतलब कि सब कुछ बन गया लेकिन अब क्या हो ना, वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा, मतलब अब ये जो उसको बाहर जाना है वो एक्सक्रीट ही नहीं हो पा रहा, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से जैसे ट्यूमर्स हो जाते हैं बहुत ज्यादा ना, गॉल ब्लैडर के ट्यूमर्स हो गए, या पेनक्रियास के ट्यूमर है जिसकी वजह से, या बिलियरी सिस्टम में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से एक्सक्रीट ही नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारी बॉडी में बिलिरुबिन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं और ये बहुत ज्यादा क्लिनिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जॉन्डिस के क्लासिफिकेशन है। बात होते हैं कि अगर जॉन्डिस 2 कारण से हो सकता है, या तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है या तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है, या दोनों बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से कॉजेज में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से कॉजेज होते हैं, वो है जैसे कि, अच्छा ये पढ़ने से पहले ना मुझे आपको ना पैथोफिजियोलॉजी थोड़ा समझाना है जॉन्डिस की। जॉन्डिस में क्या मतलब ऐसी क्या चीज है, कौन से स्टेप पे दिक्कत आ रही है कि जॉन्डिस या बिलिरुबिन बॉडी में बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको 3-4 चीजें समझनी है। सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो फर्स्ट कॉज हो सकता है इंक्रीज इन बिलिरुबिन प्रोडक्शन। ठीक है, कि ये बहुत ज्यादा ही आरबीसी टूट रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया वही हीमोलिटिक कॉज। ठीक है, कोई भी रीजन से अगर बहुत ज्यादा आरबीसी टूट रहे हैं तो वो हुआ फर्स्ट कॉज। सेकंड क्या हुआ, डिक्रीज इन हेपैटिक अपटेक, कि बिलिरुबिन नॉर्मल ही बन रहा है, जितना बनना चाहिए उतना ही हो रहा है, लेकिन ये जो लिवर है वो उसको अपटेक ही नहीं कर रहा, तो बिलिरुबिन बहुत ज्यादा सीरम मतलब बॉडी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है सेकेंड कॉज। थर्ड कॉज क्या हो सकता है, यहाँ मैंने मार्क भी कर रखा है जहां जहां दिक्कत है। थर्ड कॉज हो सकता है डिक्रीज इन हेपैटिक कॉन्जुगेशन, तो ये जो एंजाइम की हेल्प से जो यूडीपीजी जो लगता है और वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में बनता है, तो वो कहीं ना कहीं से डिफेक्टिव है। अगर डिक्रीज है हेपैटिक कॉन्जुगेशन तो वो एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन इनटू बाइल, कि बिलिरुबिन का
एक्सक्रीशन ही नहीं हो रहा, और इसके क्या क्या कॉज हो सकते हैं कि वही कि कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है हमारे बिलियरी सिस्टम में, ठीक है, या कोई भी कैंसर है, कोई भी ट्यूमर है जिसकी वजह से वो पूरा ही पाथवे ही रुक गया है, ठीक है। तो ये 4 कॉजेज हो सकता है। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो, अगर बिलिरुबिन बहुत ज्यादा है बॉडी में, या बहुत कम हिपैटिक अपटेक हो रहा है, या कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा कम है, इन तीनों से ही कौन से बिलिरुबिन बढ़ रहा है, अनकॉन्जुगेटेड। वहीं पे अगर एक्सक्रीशन में कोई दिक्कत है तो उससे कौन से बिलिरुबिन बढ़ता है, कॉन्जुगेटेड, ठीक है। अब ये समझने के बाद आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे रीजंस देख लेते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन अगर बढ़ रहा है तो उस रीजंस क्या हो सकते हैं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, दैट्स व्हाई बार बार बंद करके बनाना पड़ रहा है, ठीक है। एनीवे कंटिन्यू करते हैं। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कैसे बढ़ सकता है, मतलब ये वाला बिलिरुबिन कैसे बढ़ सकता है, इससे ऊपर कोई दिक्कत है या यहाँ पे अपटेक में दिक्कत है, तो यही 2 रीजन हो सकते हैं। तो आप देख सकते हो इससे ऊपर क्या दिक्कत हो सकती है, बहुत ज्यादा पोइसिस हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब डिसएरिथ्रोपोइसिस हो रहा है, कि जो आरबीसी फॉर्म हो रही है ना वो इतने अच्छे नहीं है, लाइक बहुत सारे कंडीशन में होते हैं, जैसे सिकल सेल अनीमिया में तो सिकल शेप्ड होते हैं, तो उनका टूटना मतलब बहुत जल्दी टूट जाते हैं वो। इसके अलावा बहुत सारे जैसे थैलेसीमिया होता है, ठीक है। तो ये सारे जितने भी डिजीजेज है, हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स है, उसके अंदर जनरली डिसएरिथ्रोपोइसिस की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा इंट्रा या एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलाइसिस, वही हीमोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, बिलिरुबिन प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। अगर हिपैटिक अपटेक में कोई दिक्कत है, हिपैटिक अपटेक में कैसी दिक्कत आ सकती है, हमने कोई ऐसे ड्रग्स बहुत ज्यादा ले रखे हैं, या प्रोलॉन्ग्ड सेप्सिस है, उसकी वजह से डिक्रीज हिपैटिक अपटेक हो जाता है। इसके अलावा डिक्रीज इन बिलिरुबिन कंजुगेशन, कि बिलिरुबिन जो है यहाँ पे इसको, जो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन फॉर्म्ड है उसको कॉन्जुगेट ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो इसके लिए ना बहुत सारे डिजीज होते हैं जो कि कंजेनाइटल डिजीज होते हैं, जो बचपन में ही दिख जाते हैं, दैट इज गिलबर्ट सिंड्रोम, क्लीगर नाजर सिंड्रोम और नियोनेटल जॉन्डिस, ठीक है। अब ये तीनों को ही हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम सारे कॉजेज एक बार कवर कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये सब कुछ पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब ये तो हमें समझ आ गया अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन किस किस रीजन से कौन कौन से कॉजेज में बढ़ सकता है। अब हम देखते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कब कब बढ़ता है, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ने के लिए 2 कॉजेज हो सकते हैं, या तो इंट्राहेपेटिक की कुछ हमारे लिवर में दिक्कत है, ठीक है, या हो सकता है बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब इंट्राहेपेटिक के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, जैसे वायरल हेपेटाइटिस, कि हमारे हार्ट बोल रही हूँ, हमारे लिवर पे किसी वायरस का अटैक है, दैट इज कॉजिंग इन्फ्लेमेशन टू द लिवर या हेपेटोसाइट्स, ठीक है। तो दैट इज वायरल हेपेटाइटिस, हम ये भी आगे डिटेल में करने वाले हैं, डोंट वरी। इसके अलावा अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, ठीक है, अल्कोहल जैसे मैंने बताया इट्स अ मेजर कॉज, अल्कोहल हुआ, ठीक है। और भी बहुत सारे जैसे एसिटामिनोफेन होते हैं, ठीक है, जो पेन किलर्स और ये सब दिए जाते हैं, तो ये सब मेजर होते हैं टॉक्सिन्स जो लिवर में बहुत ज्यादा डैमेज कॉज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं नॉन अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी होता है, कि उनकी वजह से भी, मतलब कोई भी लिवर में डिजीज है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली उसका कॉन्जुगेशन वाला जितना सफिशिएंटली वो कर पाता था वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा प्राइमरी बाइलरी कोलिंजाइटिस, ठीक है, लिवर कार्सिनोमा है कोई। इसके अलावा बहुत सारे इनफिल्ट्रेटिव डिजीजेस भी हो जाते हैं, जैसे अमाइलाइडोसिस और ट्यूबरक्लोसिस और सिफिलिस, ये सब होता है, जिसकी वजह से भी हमारा जो लिवर है वो ढंग से काम नहीं कर पाता। इसके अलावा बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कोलियोलिथेसिस, मतलब कोई क्या कहते हैं स्टोन है अगर हमारे गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा, कोलिंजाइटिस, ठीक है, ट्यूमर ऑफ बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक ट्यूमर, कंजेनाइटल एट्रेसिया ऑफ एक्स्ट्रा हेपेटिक डक्ट्स, ठीक है, कोई भी एट्रेसिया है कंजेनाइटल उसकी वजह से भी, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कार्निक टेरस को ही समझाया हुआ है कि परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है ऑफ इन्फेक्ट्स, जिसके अंदर जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के लेवल्स होते हैं ना वो मोर देन 20 mg/dl हो जाते हैं, ठीक है। जनरली अगर आपको याद होगा तो कितना था, जनरली बहुत ही कम था, है ना, अराउंड 0.2 to 0.4 हमने कुछ देखा था। चलो अब यहाँ तक तो हो गया, अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि जो हमने ऐसे बताया हीमोलिटिक डिसऑर्डर, तो ऐसे कौन कौन से हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स है, ठीक है। तो ये तो जैसे बहुत से इनहेरिटेड हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे स्फेरोसाइटोसिस, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी, ये सब डिसऑर्डर्स है। इन सबको भी हम डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, ठीक है, अगर कंटिन्यू रहता है ये तो, ठीक है। इसके अलावा एक्वायर्ड भी होता है, जैसे बहुत सारे पैरासाइट है वो हीमोलाइसिस करवा देते हैं। इसके अलावा अगर इम्यून हीमोलाइसिस है, ठीक है, इसके अलावा हीमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल
डिजीज होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, सिंड्रोम होता है, तो ये सारी ही हीमोलिटिक डिसऑर्डर्स में आती है। अब हीमोलिटिक डिसऑर्डर नाम से पता चल रहा है, हीम मतलब होता है ब्लड, लिटिक मतलब होता है ब्रेकडाउन, तो ये ब्लड का ब्रेकडाउन कर रही है, तो ऑब्वियसली बिलिरुबिन का इंक्रीज हो जाएगा, और वो भी कौन सा, अनकॉन्जुगेटेड वाला। इसके बाद आता है डिस एरिथ्रोपोइसिस, तो जितनी भी चीजें जो आरबीसीज के प्रोडक्शन में हेल्प करती है, अगर उनकी डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली जो बनेंगे आरबीसीज वो मतलब खराब बनेंगे। तो कौन कौन से, जैसे विटामिन B12, फोलेट और आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा और भी अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा हो, वो भी अगर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसकी वजह से हो सकता है, या हमने बहुत सारे ड्रग्स ले लिए हैं जो डिक्रीज कर रहे हैं अपटेक को, या प्रोलॉन्ग सेप्सिस चल रहा है बॉडी में। साथ हमने देखा था बहुत सारे इनहेरिटेड कंडीशंस होता है जिसके अंदर ना डिक्रीज हो जाता है अपटेक ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है, इसलिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो अब देख लेते हैं कि वो कौन कौन से डिजीज है। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है गिलबर्ट्स सिंड्रोम, क्लीजर-नार्जर सिंड्रोम। इसके अलावा दो मैंने और बताए थे, एक था ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम और एक है रोटर सिंड्रोम। अब ये दोनों है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को बढ़ाने के लिए, और ये दोनों है अनकॉन्जुगेटेड। पहले हम इन दोनों को समझ लेते हैं, फिर हम ये पे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और इसमें, ठीक है, जनरली होता क्या है, ये भी अच्छा, ये जो क्लीजर-नार्जर सिंड्रोम है ये भी दो टाइप के होता है, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, पर आई थिंक समझ आ जाएगा। मैं बेसिकली पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ होता क्या है। तो जो गिलबर्ट वाला जो सिंड्रोम होता है उसके अंदर जनरली क्या होता है ना कि यूडीजीपी जो एक्टिविटी होती है ना, वो उसकी एक्टिविटी जो एंजाइम है यूडीपीजीटी, उसकी एक्टिविटी इम्पेयर हो जाती है, या जितना भी हिपैटिक अपटेक को करने वाला जो प्रोसेस होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को अंदर लिवर जो अपटेक करता है उसमें कोई ना कोई इम्पेयरमेंट होती है, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। ये मैंने बताया गिलबर्ट में मैंने क्या बताया कि जो एक्टिविटी है यूडीपीजीटी की, उनकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है नॉर्मल से, और ये एक जेनाइटल बोल रही हूँ, जेनेटिकल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। इसके अलावा क्लीजर-नार्जर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें भी यूडीपीजीटी जो एंजाइम होता है ना उसमें ही डेफिशिएंसी होती है, पर जो क्लीजर-नार्जर 1 है वो ज्यादा सीवियर है, और क्लीजर-नार्जर 2 है वो थोड़ा कम सीवियर है। जो 1 है उसके अंदर टोटल एब्सेंस ही होता है, उसमें 0% होता है हमारा यूडीपीजीटी एंजाइम, लेकिन इसके अंदर जो सेकंड वाला है क्लीजर-नार्जर सेकंड सिंड्रोम, वो उसके अंदर होता है पर बहुत कम होता है, ठीक है। इसके अंदर एब्सेंस है, मतलब इसके अंदर 0 है वो एंजाइम, इसके अंदर समझ लो 10% सिर्फ वर्क कर रहा है, ठीक है, और इसके अंदर मतलब वो जो एंजाइम है उसकी एफिशिएंसी कम हो गई है, तो समझ लो 33% ही काम कर रहा है। तो ऐसा होता है, ये तीनों में ही यूडीजीपीटी जो एंजाइम होता है उसी के फंक्शन में गड़बड़ होती है, इसमें फंक्शन में गड़बड़ होती है, इसमें एंजाइम की ही डेफिशिएंसी होती है, इसमें एंजाइम टोटली एब्सेंट होता है, इसमें होता है पर थोड़ा सा, ठीक है। तो ये आपको बेसिक समझ आया होगा। अब इसको हम डिटेल फॉर्म में ना इसमें कर लेते हैं, इससे समझ लेते हैं, तो और आपको तो उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखो गिलबर्ट सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर यूडीपीजीटी के लेवल्स देखो, गिलबर्ट सिंड्रोम में 33% है, क्लीजर-नार्जर 2 में 10% जो मैंने बताया थोड़ा कम सीवियर है, और क्लीजर-नार्जर 1 में 0% होता है, ठीक है। अब ये सारे ही ना ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, लेकिन जो गिलबर्ट सिंड्रोम होता है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, ठीक है। सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है, पर जो गिलबर्ट है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने वही चीज लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो टोटल बिलिरुबिन। अब ये इसमें कुछ सेंस लगाने वाली बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे क्लीजर-नार्जर 1 में वो बिल्कुल 0 प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली जो हमारा बिलिरुबिन होगा उसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हाईएस्ट किस में होगी, क्लीजर-नार्जर 1 में। इसलिए जो ये टोटल बिलिरुबिन जो है वो हाईएस्ट किस में होगी, क्लीजर-नार्जर 1 में, लेकिन उससे कम किस में होगी, क्लीजर-नार्जर 2 में। और इसमें गिलबर्ट में तो थी ना थोड़ी सी एंजाइम, लेकिन बस वो फंक्शन ढंग से नहीं कर रहा था, तो इसमें कितनी हो जाएगी, लेस देन 6 ही mg होती है, लेकिन फिर भी ये हाइपर बिलिरुबिनिया में ही, मतलब जो हमने जो पढ़े थे जॉन्डिस के जो मेजर जो क्राइटेरिया है दैट इज अगर मोर देन 2 mg/dl हो जाता है तो उससे तो ज्यादा ही है, तो इसलिए सारे ही जॉन्डिस कॉज कर रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद हमने देखा कार्निक-टेरस। तो कार्निक-टेरस मैंने बताया था आपको कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की क्वांटिटी बढ़ जाना, ठीक है। तो अब ये जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा होता है क्लीजर-नाजर सिंड्रोम में, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो ये बहुत ज्यादा ही प्रेजेंट होता है कार्निक-टेरस। क्लीजर-नाजर में भी प्रेजेंट हो सकता है और गिलबर्ट में एब्सेंट होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे ब्रेन में एक बार चीज को इफेक्ट कर देना तो वो चीज पुअर प्रोग्नोसिस की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो उनको ट्रीटमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो क्लीजर-नाजर 1 में ना जनरली जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, वो 1 साल से होने से पहले ही मर जाते हैं, पर क्लीजर-नाजर में एडल्ट तक सर्वाइव कर जाते हैं। और गिलबर्ट सिंड्रोम में अगर हम उनको प्रॉपर अगर ट्रीटमेंट दें तो वो नॉर्मल लाइफ अपनी जी सकते हैं। तो ये होता है मोर्टेलिटी के बारे में, ठीक है। अब इसका कॉज मैंने बता दिया, क्लीजर-नाजर में कंप्लीट एब्सेंस होता है यूडीपीजीटी का, इसलिए बिल्कुल जीरो कॉन्जुगेशन होता है। यूडीपीजीटी इसमें क्या होता है, क्लीजर-नाजर 2 में यूडीपीजीटी एंजाइम जो होता है उसमें कंप्लीट एब्सेंस नहीं होता, थोड़ा सा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कॉन्जुगेशन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे यूडीपीजीटी की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है गिलबर्ट सिंड्रोम में, और इम्पेयर्ड हिपैटिक अपटेक है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के कॉजेस खत्म हो चुके हैं। अब आ जाते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में भी ना 2 हेरिडिटरी डिजीज हम पढ़ने वाले हैं, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम, ठीक है। अब ये दोनों ना बहुत सिमिलर है और दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीजेज है, ठीक है। अब सिमिलर क्या है, अब होता क्या है इसमें, तो इसमें ना क्या होता है कि ना एक्सक्रीशन में दिक्कत हो रही है। तो इसमें ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम और रोटर सिंड्रोम दोनों ही जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि एक्सक्रीशन में कुछ ना कुछ जो कैनालिकुलर्स होते हैं उनके एक्सक्रीशन में कोई डिफेक्ट है, दैट इज वाई कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये और ये बिल्कुल सेम है, बट इट्स जस्ट दैट कि इसके अंदर पिगमेंटेशन भी दिखती है। ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में थोड़ा सा पिगमेंटेशन भी दिखता है। वो पिगमेंटेशन किस कलर का होता है, ग्रीन, मतलब थोड़ा सा ग्रीन ब्लैक पिगमेंटेड लिवर हो जाता है, ठीक है। पर रोटर सिंड्रोम में ऐसा कुछ नहीं होता, नो पिगमेंटेशन इज प्रेजेंट, ठीक है। और एक और चीज है कि ये रोटर सिंड्रोम का ना, इसमें क्या दिक्कत है वो इतनी ना एग्जैक्ट अननोन है, मतलब अभी तक कॉज इतना अच्छे से पता नहीं चला है, लेकिन दोनों के जो क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं, मैनिफेस्टेशंस आते हैं, वो सेम आते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई, और दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और इसमें ऐसा बोला गया कि ये माना जाता है कि रोटर सिंड्रोम में कोई ना कोई स्टोरेज, बिलिरुबिन की स्टोरेज में कोई ना कोई दिक्कत हो गई है। तो दैट इज वाई इसमें हमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की क्वांटिटी दोनों में बढ़ी हुई दिख रही है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, जो भी अगर लिवर को डायरेक्टली इफेक्ट करना है तो सब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को बढ़ा देंगे, ठीक है। इसके अलावा बहुत से इंटरहिपैटिक और बिलियरी कॉजेज भी हम देख ही रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ अब हम करते हैं प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक, इन तीनों में डिफरेंस, कि तीनों कैसे अलग होते हैं, तीनों जॉन्डिस, ठीक है। सबसे पहले कॉज तो मैंने तीनों का बता दिया। प्री हिपैटिक का कॉज क्या है, एक्सेस ब्रेकडाउन हो रहा है आरबीसी का। हिपैटिक का कॉज क्या है, लिवर का डैमेज हो रहा है। पोस्ट हिपैटिक का कॉज है कि ऑब्स्ट्रक्शन है बाइल डक्ट में। इसके अलावा आपको ये चीजें अच्छे से देखनी है, किसमें यूरोबिलिनोजन बढ़ रहा है, किसमें स्टर्कोबिलिनोजन बढ़ रहा है, किसके अंदर यूरिन बिलिरुबिन बढ़ रहा है, और किसके अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है, किसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से आपको ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहले कॉज तो समझ आ ही गया है। अब हम देखते हैं, आप सबको पता है प्री हिपैटिक के अंदर कौन से बिलिरुबिन बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो अनकॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है, पर कॉन्जुगेटेड में क्या कुछ फर्क आएगा, नहीं, नॉर्मल रहेगा, क्योंकि उसके अलावा तो सारी चीजें सही है ना, तो ये सही रहेगी। इसके बाद देखो ये हुआ। इसके बाद अगर हमारा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो हमारा जो यूरिन बिलिरुबिन होगा वो एब्सेंट होगा, क्योंकि ये चीज आप हमेशा याद रखना कि अगर कहीं पे भी यूरिन बिलिरुबिन, एक मिनट, ठीक है, मैं क्या कह रही थी कि ये चीज तो आपको समझ आ गई, अनकॉन्जुगेटेड बढ़ रहा है प्री हिपैटिक में, कॉन्जुगेटेड नॉर्मल रहेगा। लेकिन ये भी चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि कभी भी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मल रहता है ना, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा यूरिन बिलिरुबिन से। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है ना तो ये डायरेक्टली एस्केप कर जाता है फ्रॉम किडनी, ठीक है। तो इसलिए हमारी यूरिन बिलिरुबिन बढ़ जाता है, ठीक है, वही यूरिन बिलिरुबिन बना देता है। लेकिन अगर ये नॉर्मल है तो ये भी नॉर्मल रहेगा, इसमें भी कोई एस्केपमेंट नहीं होगी, इसलिए ये चीज यहाँ पे एब्सेंट लिखी गई है कि यहाँ पे कुछ एस्केप नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ आई। इसके अलावा अब मैंने ये चीज बताया कि यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड, जैसे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यूरिन बिलिरुबिन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वैसे यूरिन बिलिनोजन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर किसी की बॉडी में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो एस्केप भी ज्यादा होगा, मतलब बहुत ज्यादा
अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो ऑब्वियसली उसका एक्सक्रीशन भी बहुत ज्यादा होगा, तो दैट इज वाई यूरोबिलिनोजन भी इंक्रीज हो जाएगा और यूरिन का जो कलर होगा बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ स्टर्कोबिलिनोजन भी इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए हमारे स्टूल का कलर भी डार्क हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो एजी रेशियो होगा वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि हमारे लिवर में कोई दिक्कत नहीं है, तो एल्बुमिन भी सही सिक्रीट होंगे, ग्लोबुलिन भी सही सिक्रीट होगा, तो इसलिए रेशियो भी सही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा LFTs भी नॉर्मल रहेंगे, लिवर फंक्शन टेस्ट भी नॉर्मल रहेगा, मतलब जो लिवर के फंक्शंस को दिखाता है वो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। CBC में अनीमिया दिख सकता है, ठीक है, तो CBC क्योंकि बहुत ज्यादा हीमोलाइसिस हो रहा है ना, तो CBC में अनीमिया दिख सकता है। इसके अलावा एक और चीज समझो, वेंडरबाग रिएक्शन होता है ये, तो अगर वेंडरबाग रिएक्शन कहीं पे भी अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा तो वो जो है इनडायरेक्ट टेस्ट को पॉजिटिव देगा, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा तो इनडायरेक्ट को पॉजिटिव देगा, लेकिन अगर कहीं पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा तो वो डायरेक्ट टेस्ट को पॉजिटिव देगा, ठीक है। और कहीं पे ये दोनों की प्रेजेंस होती है तो वहां पे बाईफेजिक टेस्ट देता है ये, ठीक है। अब ये होता क्या है ना, तो अब ये इसको हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ना जस्ट हम इसका ना रिएक्शन करवाते हैं, उसको चेक करते हैं, ठीक है। तो अगर इनडायरेक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो वो ऑब्वियसली अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को दिखा रहा है कि वो ज्यादा है, और वो किसमें होता है, प्री हिपैटिक, ठीक है। इसी के साथ आपको प्री हिपैटिक वाला समझ आ गया होगा। अब आ जाते हैं हम हिपैटिक पे। हिपैटिक में क्या है कॉज, जनरल जो मेजर कॉज होता है वो लिवर का डैमेज होता है, ठीक है। अब लिवर का डैमेज है तो ऑब्वियसली हमारे जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि अपटेक भी बढ़ा है, यहाँ पे दिख रहा होगा, आई थिंक, रुको पकड़ो, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो भी बढ़ेगा और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो भी बढ़ेगा। अब जैसे ही मैंने बताया ये दोनों ही बढ़ रहे हैं, और ये दोनों ही किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्जुगेटेड के। जैसे जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो यूरिन बिलिरुबिन का होता है और ये इसका, तो इसलिए ये दोनों भी इंक्रीज हो जाएंगे, यूरोबिलिनोजन भी और यूरिन बिलिरुबिन भी, ठीक है। और इसी के साथ स्टर्कोबिलिनोजन डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे पेल फीसेस होंगे, पेल फीसेस, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया यहाँ पे कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए बाईफेजिक टेस्ट को देगा, और लिवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल होगा, CBC भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं पोस्ट हिपैटिक में। इसका जो मेजर कॉज होता है वो है ऑब्स्ट्रक्शन होना बाइल डक्ट में। इसके अंदर आप देखते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नॉर्मल रहेंगे, पर कॉन्जुगेटेड इंक्रीज हो जाएगा। वही जो ऊपर वाला प्रोसेस तो सब सही है ना, तो इसलिए अनकॉन्जुगेटेड सही है, पर नीचे का हिपैटिक के बाद कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, उसके बाद कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जो भी है, तो इसलिए ये चीज इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज है तो ऑब्वियसली हमारा कोई ना कोई इफेक्ट यूरिन बिलिरुबिन पे तो आएगा ही, और क्या इफेक्ट आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए ये भी इंक्रीज हो जाएगा, वो भी बहुत ज्यादा। इसके अलावा ठीक है, लेकिन अब ये तो इंक्रीज हो गया, लेकिन अब जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारे बाइल, ये चलो बाइल सिस्टम है और ये हमारा लिवर है, ठीक है, ये लिवर समझो। तो अब क्या है, ये बाहर नहीं निकल पा रहा। अगर ये बाहर नहीं निकल पा रहा तो क्या ये हमारे इंटेस्टाइन में नहीं घुस पाएगा। अगर इंटेस्टाइन में बाइल नहीं आ पा रहा तो कोई भी बैक्टीरिया उस पर एक्शन नहीं कर पाएंगे, तो क्या स्टर्कोबिलिनोजन और हमारे यूरोबिलिनोजन फॉर्म हो पाएंगे, नहीं फॉर्म हो पाएंगे। दैट्स वाई ये दोनों ही डिक्रीज होंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एब्सेंट होगा इन सीवियर केसेस, या डिक्रीज होगा, और स्टर्कोबिलिनोजन भी एब्सेंट होगा, इसलिए क्ले कलर स्टूल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वैंडरबाग टेस्ट डायरेक्ट पॉजिटिव देता है, लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल होता है या एबनॉर्मल भी हो सकता है एज कम्पेयर टू। इसी से पता चलेगा कि अगर बाइल में कोई दिक्कत है तो एबनॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा CBC भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो अभी तक हमने जॉन्डिस पढ़ लिया, और मुझे ऐसा लगा था कि हम नियोनेटल जॉन्डिस भी कवर कर देंगे, और इवन मैं एक्यूट लिवर फेलियर भी बताने वाली थी, पर आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है वीडियो, तो हम इसको नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। 2 नहीं तो 3 वीडियोस बना देंगे और अच्छे समझा देंगे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर आपको चीज़ समझ आ रही है या नहीं, या कुछ इम्प्रूव करना हो तो, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, और बाय गाइस, अच्छे से पढ़ना।